अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 6 लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है फ्री कंसेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ऑफर की जाती है, उसके बाद उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो हम उसको प्रॉमिस कहते हैं कि ये पार्टीज के दरमियान प्रॉमिस हो गया है। और जब उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है एग्रीमेंट। और उन एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन्फोर्सेबल एट लॉ हो। यानी कि जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब इन्फोर्सेबल एट लॉ कैसे होगा, इसके लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि सबसे पहले ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज के दरमियान, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट को हम रजिस्टर करवाएं, अटेस्ट करवाएं, तब जाके वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है और हम उसको लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होगी तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड होंगे या फिर वाइडेबल होंगे। अब हम देखते हैं कि कंसेंट होता क्या है। जब कोई पर्सन हमें अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाहता है, यानी पार्टी बनाना चाहता है या हमें कोई चीज़ सेल करना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो हमें ऑफर करता है कि क्या आप मेरी ये चीज़ खरीदोगे, क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे। तो अब जो ऑपोजिट पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो वो जो एक्सेप्टेंस है उसी को हम कंसेंट कहेंगे। यानी जो दूसरी पार्टी है उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी कंसेंट दे दी। अब ये जो कंसेंट है वो दो तरह की हो सकती है, या वो फ्री कंसेंट हो सकती है या फिर वो फ्री नहीं हो सकती। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि अगर कोई कंसेंट फ्री होगी तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब हमने वो सिचुएशंस देखनी है जिनमें कंसेंट फ्री नहीं होती, या वो रीजंस देखने हैं जिनकी बेसिस पे कंसेंट को फ्री नहीं कहा जा सकता। सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। यानी कंसेंट को हम तब फ्री कहेंगे जब वो इस तरीके से कॉज नहीं की गई। किस तरीके से? कोर्जन से, यानी जुल्म जबर करके या फिजिकल फोर्स यूज करके अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। नंबर 2 पे उसने कहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जिस तरह पार्टी के दरमियान कोई इस तरह का रिश्ता होता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसकी बेसिस में एक जो पार्टी है वो सुपीरियर है और जो दूसरी पार्टी है वो इन्फीरियर है, यानी एक पार्टी डोमिनेट कर रही है ओवर द अदर पार्टी। तो वो जो इंड्यूसमेंट होगी ऑन अ बेसिस ऑफ डोमिनेंस, ऑन अ बेसिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब कौन से पर्सन्स जो हैं उनके दरमियान अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकती है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान हो सकती है, गार्डियन जो है वो वार्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, लॉयर अपने क्लाइंट के साथ कर सकता है और ट्रस्टी अपने बेनिफिशरी के साथ कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी हैं जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें वो कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, क्रेडिटर एंड डेटर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, मदर एंड डॉटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके अंदर नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। मिस्टर ए जिनकी मेंटल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, चाहे वो उनके बुढ़ापे की वजह से है या उनको कोई ऐसी बीमारी है कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है। अब मिस्टर बी जो कि उनके मेडिकल अटेंडेंट हैं, उनको देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अब वो क्या करते हैं कि उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए और अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर ए को कहें कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दो। तो यहाँ पे वो जो इंड्यूसमेंट होगी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस पे होगी, वो उस रिलेशनशिप की बेसिस पे होगी, क्योंकि मिस्टर बी वहाँ पे डोमिनेटिंग है और मिस्टर ए उस टाइम पे बहुत वीक है, इल है और उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है।
नंबर 3 पे उसने कहा है कि जब हम कोई कॉन्सेंट फ्रॉड करके लेते हैं तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होती। फ्रॉड किस तरह? अगर मिस्टर ए किसी मोबाइल शॉप पे जाके कहते हैं कि मुझे फ़ोन चाहिए बट वो मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, और मिस्टर बी जो है उनको मेड इन चाइना कोई फ़ोन दे देते हैं जो चाइना का बना हुआ होता है। अब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी की स्टेटमेंट पे यकीन करते हुए वो फ़ोन खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर ए को पता चलता है कि जो फ़ोन उन्होंने खरीदा है वो तो मेड इन चाइना है। तो ऐसी सूरत में मिस्टर बी ने फ्रॉड कमिट किया, क्योंकि उनको फैक्ट का पता था कि मिस्टर ए को मेड इन पाकिस्तान फ़ोन चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी मेड इन चाइना फ़ोन दिया है। तो इट मीन्स कि मिस्टर बी ने फ्रॉड कमिट किया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम कॉन्सेंट फ्रॉड की बेसिस पे लेते हैं वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होती। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि जो कॉन्सेंट मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली जाती है वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होती। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? मिस रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर कोई पर्सन इन अ पॉजिटिव असर्शन किसी दूसरे बंदे को कोई स्टेटमेंट पास करता है, यानी कोई अनट्रू स्टेटमेंट पास करता है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता कि ये अनट्रू है, यानी उसके नॉलेज में नहीं है, फिर भी वो कोई स्टेटमेंट पास कर देता है, और जो दूसरी पार्टी है वो उस स्टेटमेंट पे बिलीव करते हुए मिसलीड होकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, और बाद में उसको पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो इस सिचुएशन में जो कंसेंट ली जाती है वो फ्री कंसेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि क्या तुम मेरी ये कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? मिस्टर बी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी ये कार खरीदता हूँ, बट ये एक्सीडेंटल तो नहीं है, मुझे एक्सीडेंटल कार नहीं चाहिए। मिस्टर ए कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, तुम 5 लाख रुपए में ये खरीद लो। मिस्टर ए और मिस्टर बी एग्री हो जाते हैं। यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस का काम भी हो जाता है, कंसिडरेशन जो 5 लाख रुपए देनी है वो भी फाइनल हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया जाता है, यानी कि मिस्टर बी ने 5 लाख रुपए दे दिए और मिस्टर ए ने अपनी कार जो है मिस्टर बी को दे दी। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पूरे हो गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर बी को कार खरीदने के बाद पता चलता है कि ये कार तो एक्सीडेंटल है। तो यहाँ पे मिस्टर ए से मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि ये कार एक्सीडेंटल है या नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो कंसेंट ली जाती है वो फ्री कंसेंट नहीं होती। बट यहाँ पे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का एक मेजर डिफरेंस है कि फ्रॉड में दूसरी पार्टी को धोखा देना मकसद होता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में बेशक गलत स्टेटमेंट बोली है बट अगली पार्टी को धोखा देने का मकसद नहीं होता। इन अ पॉजिटिव असर्शन हम कोई अनट्रू स्टेटमेंट जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है मिस्टेक। उसमें वो कहता है कि ऐसी कॉन्सेंट जो मिस्टेक की बेसिस पे ली जाती है वो कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। पहले हम बात कर लेते हैं कि मिस्टेक होता क्या है। मिस्टेक होता है एक एरोनियस बिलीफ, जहाँ पे कोई एरर होता है। अब वो एरर किस तरह से हो सकता है कि एक पार्टी कुछ समझ रही है और दूसरी पार्टी कुछ समझ रही है, यानी कंसेंसस ऑफ माइंड नहीं मिलता पार्टीज का, और दोनों के जो माइंड्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर रहे हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें पार्टीज के माइंड में कुछ चल रहा है और रियलिटी में कुछ है, या फिर उनके आपस में माइंड ही नहीं मिल रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के एरर्स पे किए जाते हैं उनको हम मिस्टेक कहते हैं। अब मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें पार्टी को सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बुक्स हैं, एक सिविल प्रोसीजर कोड है और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। मैं आपको कहती हूँ कि मैंने अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की बुक आपको सेल करनी है, लेकिन आप समझते हो कि मैं अपनी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बुक आपको सेल करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे कंसेंसस ऑफ माइंड नहीं मिलते। मेरे माइंड में ये है कि मैं सिविल प्रोसीजर की बुक बेच रही हूँ और आपके माइंड में है कि आप क्रिमिनल प्रोसीजर की बुक खरीद रहे हो। अब जब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी आई तो आप कहो कि मुझे तो क्रिमिनल प्रोसीजर की बुक खरीदनी थी और मैं कहूँ कि मुझे तो सिविल प्रोसीजर की बुक बेचनी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो कि असेंशियल इंग्रेडिएंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसी से रिलेटेड आपको अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाएगी। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी उसने दो तरह से डिवाइड किया है, एक बायलैटरल मिस्टेक और एक यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक में दोनों पार्टीज को मिस्टेक होती है एज रिगार्ड टू द फैक्ट, और यूनिलैटरल मिस्टेक में सिर्फ एक पार्टी को मिस्टेक होती है एज रिगार्ड टू द फैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है एज रिगार्ड टू द लॉ। यहाँ पे उसने मिस्टेक ऑफ लॉ को भी दो तरह से डिवाइड किया है, मिस्टेक एज टू द पाकिस्तानी लॉ एंड मिस्टेक एज टू द फॉरेन लॉ। मिस्टेक एज टू द पाकिस्तानी लॉ में वो कहता है कि जहाँ पे हमें किसी पाकिस्तानी लॉ से रिलेटेड मिस्टेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, अपना घर सेल करना है, तो प्रीएम्पशन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा नेबर होता है उसका पहला राइट होता है वो घर खरीदने का, तो हमें सबसे पहले अपने नेबर से पूछना होता है।
अगर हम उससे पूछे बगैर किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और फिर हमारा नेबर अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेता है तो हम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो हमें पाकिस्तानी लॉज के बारे में पता होना चाहिए। मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ में ये होगा कि अगर हम पाकिस्तान में अपनी कंट्री में रहते हुए कोई फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं इस एरोनियस बिलीफ पे कि ये जो फॉरेन लॉ है ये पाकिस्तान में भी शायद प्रिवेल करेगा, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो एक मिस्टेक के बेसिस पे हुए हैं, वो तो वैलिड ही नहीं है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।